आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 31 जो कि खेला जाएगा न्यूजीलैंड और कनाडा के बीच में मैच होगा एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के उस मैदान पर जहां पर ऑलरेडी कुछ मुकाबले इसी वर्ल्ड कप के अंदर खेले जा चुके हैं। उसमें हमने पिच किस तरीके की देखी, आज वो पिच किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है दोनों टीमों के बीच होने वाले इस मुकाबले के अंदर। हालांकि दोनों टीमों के नाम अगर आप देख पा रहे हो तो निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड और कनाडा की जो टीमें हैं, देखने से ही पता चलता है कि काफी हद तक न्यूजीलैंड की टीम आज के इस मैच को जीतने वाली है बिना किसी दिक्कत के, चाहे वो पहले बैटिंग करे चाहे बैटिंग सेकंड करे। तो ये तो एक रिजल्ट काफी हद तक फॉर श्योर दिखाई पड़ता है। तो न्यूजीलैंड की टीम फेवरेट होगी तो इन्हीं की तरफ से ज्यादातर प्लेयर्स हमारी टीम में आएंगे, लेकिन वो प्लेयर्स कौन से होंगे और किस प्लेयर को हम ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे यूटिलिटी प्लेयर इधर आपको देखने को मिल जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम में कम से कम 8 से 9, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें कनाडा की टीम की तरफ से तो इनकी तरफ से कौन से यूटिलिटी प्लेयर होंगे जिनको अपने टीम में आपको फॉर श्योर लेकर के आना है और न्यूजीलैंड की बैटिंग की कमजोरी का या बॉलिंग की कमजोरी का फायदा उठाने में हमको अपना मदद करना है और अपनी एक शानदार फैंटेसी टीम बनानी है। वही जानने के लिए पूरे शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, जिसमें ना तो कोई ऐड आने वाला है ना तो कोई निश्चित तौर पर इधर उधर की बातें होंगी। टू द पॉइंट, पूरा सीधा सिंपल बात यहाँ पर होगी। फैंटेसी टीम बनाना यहाँ पर हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो 17 फरवरी का यह मैच जो कि सुबह 11 बजे से होगा, यही काफी हद तक इंपॉर्टेंट चीज है कि 11 बजे से सुबह मैच होगा चेन्नई के उस मैदान पर जहां पर ऑलरेडी इसी वर्ल्ड कप के अंदर टोटल 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं। और इन चारों मैचेस के रिजल्ट्स अगर आप देखें तो पहले वाले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम ने 182 का स्कोर चेज किया, 183 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर और 5 विकेट से बड़ी आसानी से उस मैच को जीता, जहां पर पावर प्ले के दोनों इनिंग्स के पहले 6 ओवर में 2-2 विकेटें गिरी। हालांकि 44 से 54 रन के स्कोर भी बने। और उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड वाले मैच के अंदर तो यूएई के 173 के स्कोर को न्यूजीलैंड की टीम ने तहस नहस किया, 10 विकेट से उस मैच को जीता 175 बना करके और बहुत ही आसानी से, जहां पर सेकंड इनिंग का पावर प्ले पहले मैच की ही तरह ज्यादा बेटर रहा पहली इनिंग के कंपैरिजन में। और वहीं पर जब तीसरे मैच की तरफ चले जहां पर यूएसए ने तो 196 रन बना दिए, जो कि नीदरलैंड जैसे टीम के लिए बहुत बड़ा स्कोर था। निश्चित तौर पर 196 के जवाब में यह टीम केवल 103 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जहां पर उनके जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर थे जो यूएसए की टीम में खेल रहे थे, उन्होंने नीदरलैंड्स की टीम को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया एक ऐसी पिच पर जो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और पिछले दोनों मैचेस में वहां पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती थी, यहां पर नीदरलैंड्स की टीम स्कोर को चेस करते हुए हार गई। और यहां पर देखें, लेकिन यहां पर भी फिर भी अगर आप देखेंगे ना तो सेकंड इनिंग का पावर प्ले वे बेटर था। अगर आप कंपेयर करें पूरी की पूरी इनिंग के हिसाब से 50 के प्लस के स्कोर बने दोनों इनिंग्स के अंदर। और जो आखिरी मैच यहां पर हुआ, यहां पर भी दोनों इनिंग का पावर प्ले जबरदस्त रहा। ये पिच बैटिंग करने के लिए और बेहतर देखने को मिली, जहां पर यूएसए के 199 के स्कोर के जवाब में नमीबिया जैसी टीम ने भी 168 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन एक जो कॉमन रिजल्ट रहा कि आखिर 2 मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती, पहले 2 मैच में बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती थी। एक लाल मिट्टी की इस चेन्नई के मैदान पर पिचेस हमको देखने को मिली, जहां पर बाउंस काफी बढ़िया रहा। हालांकि स्टंप के हाइट तक ही यहां पर बाउंस है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे का बाउंस भी नहीं है, लेकिन इतनी आइडियल बाउंस यहां पर होती है कि बल्लेबाजी करना काफी आसान रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर पहले इनिंग में बैटिंग करना, सेकंड इनिंग में बैटिंग करना किसी टीम को फेवर करेगा या नहीं वो कोई खास मैटर करता नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है कनाडा के मुकाबले, तो वही जीतने वाली है। लेकिन पिछले 10 मैचेस के रिजल्ट्स को अगर आप देखें तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने 6 मुकाबले जीते हैं। और इन ओवरऑल 4 मैचेस में अगर आप देखें तो स्पिन को 18, जिसमें से 7 विकेटें पहली इनिंग में, 11 विकेटें सेकंड इनिंग में, और पेस को मिली है 23 विकेटें, 14 विकेटें पहली इनिंग में, 9 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो ये जो नंबर्स हैं इनिंग के बेसिस पर और ओवरऑल भी स्पिन और पेस के, जिसमें केवल एक इनिंग में ही स्पिनर्स यहाँ पर सेकंड इनिंग में डोमिनेट करते दिखाई पड़े। और वहीं से क्लियर हुआ कि जो टीम स्पिन, एक तो बैटिंग उनकी कमजोर हो, स्पिन बहुत अच्छा ना खेलती हो, तो उसी के खिलाफ स्पिनर्स यहां पर काम में आएंगे। इन सभी चीजों का लब्बो लुआब जो बनेगा हमारी टीम बनाने को लेकर के कि फाइनल टीम कैसे बनेगी, इस सभी पिच रिपोर्ट का आकलन करने के बाद, और साथ ही साथ आज के इस मैच में जो पिच मिलेगी वो कौन सी पिच होगी, कोई यूज्ड पिच होगी या फ्रेश पिच होगी, और अगर यूज्ड होगी तो उस पर कितने मैचेस खेले जा चुके हैं, वो भी हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको अपडेट करेंगे। टॉस के बाद तो जाकर के ज्वाइन करिए, वहीं पर आपको फाइनल टीम में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिलेगा, तो क्लिक करके ज्वाइन करिएगा। और ध्यान रखिएगा सुबह का मैच है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत मॉइस्चर भी पिच में हो, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग ही करे। ये भी एक काफी हद तक फॉर श्योर सा रिजल्ट है। फिलहाल कनेडियन टीम की सबसे पहले हम बात करेंगे, जहां से युवराज सामरा और दिलप्रीत बाजवा जो कप्तान भी है टीम के, आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। राइट हैंडेड बैटर है, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, और यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड का राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बनता है ओपनिंग में, जहां पर नवनीत धालीवाला, निकोलस कीटन है, हर्ष ठाकर एक ऑलराउंडर है, श्रेयस महुआ इनके विकेट कीपर बैटर हैं। और बाकी यहाँ पर साद बिन जफर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, पिछले मैच बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी। बाकी डिलियन हेलिंगर है, जसकिरणदीप सिंह है, बाकी अंश पटेल लेफ्ट आर्म चाइनामैन, और कलीम सना बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, जिसमें बेंच इनका आपके सामने है। और इसके साथ साथ जो बॉलिंग पिछले वाले मैच में हुई इसी कनेडियन टीम की तरफ से, जिससे हमको जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से मेन बॉलर हैं। तो कलीम सना जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, आपको 2 से 3 ओवर पावर प्ले के 1 ओवर डेथ के अराउंड करते दिखाई पड़ेंगे। पहला, तीसरा, 5वां और 19वां पिछले मैच में किया था ठीक उसी तरह से।
से डिलियन हेलिंगर ने भी 2 ओवर पावर प्ले के 2 ओवर डेथ के करे और बाकी जसकरणदीप सिंह बट्टार ने अगर आप देखें तो छठा, 16वां, 18वां और 20वां यानी कि 3 ओवर डेथ का किया। ये एक बड़े अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे आज के इसमें। जो बाकी सात बिन जफर प्रॉपर 4 ओवर की मिडिल ओवर की बॉलिंग जबरदस्त तरीके की। हंस पटेल भी आपको मिडिल ओवर्स में ही करते दिखाई पड़ेंगे। दिलप्रीत बाजवा कभी कभार एक आध ओवर करते हैं, जो टीम के कप्तान भी है निश्चित तौर पर, तो फॉर श्योर बॉलिंग करेंगे या नहीं ये काफी हद तक बात पक्की है नहीं। लेकिन जो कनेडियन टीम है जिनका पूरा प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर अभी आपने पीछे देखा, पूरा बेंच का फॉर्मेशन देखा, वो आप देखिए कि उन सभी प्लेयर्स के T20 क्रिकेट में क्या इतिहास रहा है, कैसी परफॉर्मेंसेस देते रहे। जैसे कप्तान की बात कर लें तो 17 मैच 397 रन है, 28 एवरेज है बैटिंग का, केवल एक ही विकेट है, यानी कि बॉलिंग के लिए तो कम से कम ये नहीं जाने जाते कभी कभार। हालांकि चांसेस इस वजह से इनके बॉलिंग करने के ज्यादा होंगे क्योंकि सामने की जो न्यूजीलैंड की टीम है लेफ्ट हैंडर की भरमार है। हालांकि उसके साथ साथ एक और फैक्ट है कि हर्ष ठाकर भी इनकी टीम के पास है, जो 36 मैच 675 रन बना चुके हैं, 39 विकेटें हैं, तो ये भी एक ऑफ स्पिनर है प्रॉपर। लेकिन चांसेस आज दिलप्रीत बाजवा के बॉलिंग करने के अच्छे होंगे। तो हर एक प्लेयर का, जिसमें नवनीत धालीवाल के 42 मैच 1163 रन है, 32 का एवरेज है, सभी का करियर डेटा जरूर देखिए और इनिंग की बेसिस पर देख करके उसको एनालाइज जरूर कर लीजिए कि कौन कितना बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। हालांकि उसके बाद आगे आते हुए अगर आप रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो ये भी आपको बता दूं कि 2 मैच से टीम खेल चुकी है और उन 2 के दोनों मैच में हार का सामना करना पड़ा है और आज का मैच भी मोस्ट प्रोबेबली हारेगी ये टीम, तो टूर्नामेंट से तो बाहर होने वाली है। बाकी टीम इनकी जो रही है अभी तक, जो 2 मैच इन लोगों ने खेले हैं उसमें युवराज सामरा ने 5 और 12 रन की 2 पारियां खेली हैं। उसके पहले भी ठीक ठाक सा ही फॉर्म रहा है। बाकी दिलप्रीत बाजवा भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, पहले मैच में बॉलिंग करी थी तो 1 विकेट लेकर के गए थे। इसके बाद नवनीत धालीवाल एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे 3464 रनों की 2 पारी के साथ। बाकी निकोलस कीर्टन ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। हर्ष ठाकर 5033 रन की 2 पारी खेली। उसके पहले के नंबर अगर आप देखेंगे तो बॉलिंग भी करी है लेकिन पिछले 2 मैच बॉलिंग करते दिखाई पड़े नहीं। लेकिन चूंकि आपको ने बताया कि सामने न्यूजीलैंड की टीम है, लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है, तो इनकी ऑफ स्पिन आज ज्यादा यूज हो सकती है दिलप्रीत बाजवा के मुकाबले। हालांकि ये भी देखा गया कि दिलप्रीत बाजवा ने तो पहले मैच बॉलिंग कर भी दी लेकिन हर्ष ठाकर ने बॉलिंग वो करी नहीं। इसके बाद श्रेयस महुआ विकेट कीपर बैटर के तौर पर कुछ खास कर नहीं पाए हैं। बाकी जसकरणदीप सिंह बट्टार 2 मैच में केवल 1 विकेट है, लेकिन ध्यान रखिएगा डेथ ओवर की बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं, मतलब ज्यादातर ओवर्स आपको डेथ में करते दिखाई पड़ते हैं। बाकी सात बिन जफर 3 और 1 यानी कि कोई 2 मैचेस में अभी तक 3 विकेट ले पाए हैं। बाकी डिलियन हेलिंगर 1 भी विकेट अभी तक ले नहीं पाए, जबकि हंस पटेल ने पहले मैच में 3 विकेट लिया, दूसरे मैच में कोई विकेट नहीं। कलीम सना ने अभी तक के 2 मैच में 1 विकेट लिया है। तो आउट एंड आउट सौद बिन जफर, हंस पटेल के साथ साथ हर्ष ठाकर और नवनीत धालीवाल जैसे ऐसे 4 प्लेयर कनेडियन टीम के अंदर हैं जिन्होंने अभी तक स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिनको देख करके आप कह सकते हैं कि ये 4 प्लेयर सीधे हमारी टीम में आ सकते हैं, जिसमें ट्रम्प के तौर पर एक जसकरणदीप सिंह बट्टार भी हैं और दिलप्रीत बाजवा भी है, जिनकी यूटिलिटी इतनी तो है कि जिनके बारे में हम कंसीडर कम से कम करें। और बाकी कलीम सना, डिलियन हेलिंगर जैसे प्लेयर भी हैं, उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। लेकिन ये जो ट्रम्प प्लेयर्स हैं या जो ये बाकी चारों प्लेयर हैं, ये 4 तो निश्चित तौर पर स्मॉल लीग के प्रॉपर ऑप्शन होंगे। तो क्या हम चारों को लेके जा सकते हैं? इतनी बेहतर क्या कनेडियन टीम है या नहीं, इसको जानने की कोशिश करेंगे हम आगे जब हम न्यूजीलैंड की टीम के बारे में एनालिसिस करेंगे, देखेंगे उनकी तरफ से कितने बेहतर प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। फिलहाल तो ये 4 जैसे मैंने बताया स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। 2 ट्रम्प ऑप्शन हमको मिल गए, लेकिन इन चारों में से भी सबसे बेहतर ऑप्शन कोई होगा तो वो हर्ष ठाकर, सात बिन जफर और मेरे हिसाब से हंस पटेल होंगे आज की इस मैच में। 3 ऐसे प्रॉपर ऑप्शन जिनके बारे में आपको 100% कंसीडर करना है और अपनी टीम में रखना ही रखना है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, हेड टू हेड का डेटा देखने जाएंगे तो न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी कनेडियन प्लेयर का कोई डेटा आपको मिलेगा नहीं। इवन इस मैदान पर भी ये लोग पहली बार खेलेंगे तो वेन्यू का भी कोई डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए इनकी वीकनेसेस को देखें, जिससे हमको पता चले कि किस तरीके से स्पिन या पेस को फेस करते हैं। तो इन कनेडियन बैटर्स की वीकनेसेस में जिसमें दिलप्रीत बाजवा आते हैं सबसे पहले, बाएं हाथ की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, 57 गेंद पर 115 रन बना करके 4 बार विकेट दे चुके हैं। लेग स्पिन पर भी 7 गेंद पर 2 रन बना करके 2 बार विकेट दे चुके हैं। नवनीत धालीवाल भी 6 बार स्पिन पर आउट हुए हैं, लेग स्पिन पर स्पेसिफिकली कमजोर पड़े हैं, जबकि वहीं पर निकोलस कीर्टन बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी के साथ साथ लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर भी फंसते हैं। और उसी में वही प्रॉपर ऑप्शन आपको लेग स्पिन का तो बार बार दिखाई पड़ेगा कॉमन प्लेयर के ऑप्शन के तौर पर इन सभी प्लेयर्स के खिलाफ। और बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन बॉलिंग भी यूजफुल रहती है, यानी कि ओवरऑल स्पिन बॉलिंग ही काफी बेहतर ऑप्शन रहेगी इस पूरी की पूरी टीम के खिलाफ, जिसमें निश्चित तौर पर जो सामने न्यूजीलैंड की टीम है इनके पास ऐसा पेस अटैक है जिसमें लोकी फर्गूसन, मैट हेनरी, जैकब डफी जैसे बॉलर हैं, वो निश्चित तौर पर परेशान करेंगे ही करेंगे। इसमें कोई खास ज्यादा समझने वाली बात है नहीं। बाकी इनकी पूरी फॉर्मेशन, प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, जिसमें बेंच भी आपके सामने है और बेंच को देखने के बाद जो जिसमें ईस्ट सोडी भी आपको दिखाई पड़े बेंच पर, जो कि हो सकता है आज के इस मैच में खेल जाएं। और अगर ईस्ट सोडी खेलते हैं तो कितने बेहतर है, जो लेग स्पिनर ऑप्शन होंगे वो तो आपने प्लेयर बैटल में कनेडियन प्लेयर के टाइम पर देख ही लिया। बाकी बॉलिंग इनकी तरफ से जो प्रॉपर होगी वो भी आप देख सकते हैं, सैंटनर, साथ ही साथ लोकी फर्गूसन और मैट हेनरी तो 4 ओवर करेंगे ही। बाकी बचे हुए आपको जैकब डफी, 1-2 ओवर आपको जिमी नीशम और 1-2 ओवर आपको रचिन रविंद्र भी करते दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद करियर का डेटा
डेटा भी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का देख लीजिए, मुझे लगता नहीं कि बहुत जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो आपके सामने है। इसके बाद रिसेंट फॉर्म के आंकड़े देखें तो ये टीम 3 मुकाबले खेल चुकी है। तो कनेडियन टीम तो 2 ही मुकाबले खेली है, लेकिन न्यूजीलैंड की जो टीम है ये 3 मुकाबले खेली है। पहले 2 मैचेस बैक टू बैक वन साइडेड जीतने के बाद स्कोर को चेंज करते हुए तीसरे मैच में जैसे ही इनको पहले बैटिंग करनी पड़ी, साउथ अफ्रीका की मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने इनकी एक नहीं चली। एक तो जहां पर 200 प्लस का स्कोर इनको खड़ा करना चाहिए था, वहां पर ये टीम 175 नहीं बना पाई, और वो दिखाई पड़ा वहां पर कि इनकी बैटिंग थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने। लेकिन साथ ही साथ जब बॉलिंग की बारी आई तो वहां पर भी इनकी जम के कुटाई हुई। तो बॉलिंग भी उतना प्रॉपर परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में कर नहीं पाई। तो पिछला मैच ये टीम वन साइडेड हार करके यहाँ पर पहुंची है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें अभी तक के तीनों मुकाबले में फिन एलन ने बढ़िया परफॉर्मेंस की है। इवन साइफर्ट ने भी 3 में से 2 मैच में हाफ सेंचुरी लगाई है। सचिन रविंद्र एज ए बैटर नाकामयाब रहे हैं, लेकिन इनकी यूटिलिटी इनकी बॉलिंग की वजह से काफी बेहतर हो जाती है। बाकी ग्लेन फिलिप्स की बात कर लें तो अभी तक के 3 मैच में 2 बार बॉलिंग करी है, बैटिंग में तो कुछ खास कर नहीं पाए। पहले मैच में जरूर 42 रन बनाए थे, लेकिन इनकी भी यूटिलिटी इनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग की वजह से काफी बेहतर हो जाती है। बाकी मार्क चैपमैन और डैरेल मिचेल हैं तो बड़े अच्छे ऑप्शन, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है दोनों के दोनों। अगर आप बात करें ना सिर्फ इस टूर्नामेंट के अंदर, इसके पहले इंडिया के खिलाफ सीरीज में भी दोनों ने ठीक ठाक रन बनाए थे, लेकिन चूंकि सामने कनेडियन टीम है तो इनकी वो यूटिलिटी मुझे दिखाई नहीं पड़ती। अगर आप टॉप ऑर्डर से इन चारों ही बेहतरीन प्लेयर्स को अपनी टीम में लेके जाते हैं तो इसके बाद आते हैं मिचेल सैंटनर, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। एज ए बॉलर इस वर्ल्ड कप में उतने कामयाब नहीं रहे हैं, 3 मैच में केवल 1 ही विकेट है जैसे कि नंबर्स आपके सामने हैं, लेकिन बैटिंग भी कर पाते हैं। साथ ही साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग जो एक कमजोरी भी है पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप की जो कनेडियन टीम की तरफ से खेलती है, तो ये भी मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी जिमी नीशम ये देखना पड़ेगा कि आज ये खेलते हैं या नहीं। हालांकि ये खेलेंगे तो बड़ा क्रिटिकल होगा कि इनको अपनी टीम में रखें या छोड़ें, क्योंकि ये बॉलिंग ना सिर्फ करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फेजेस में बॉलिंग करते हैं, तो ये भी एक बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाते हैं। बाकी लोकी फर्गुसन, मैट हेनरी और जेकब डफी, इसमें से लोकी फर्गुसन के 3 मैच में 4 विकेटें हैं। मैट हेनरी के अगर आप देखें तो 3 मैच में 3 विकेटें हैं। जेकब डफी एक कमजोर कड़ी साबित हुए हैं पूरी बॉलिंग लाइनअप में, तो निश्चित तौर पर यह बात तो समझ में आती है कि ऊपर के 4 बैटर्स और नीचे के अगर आप बात करें मार्क चैपमैन और डैरेल मिचेल को छोड़ करके बाकी के जो 5 ऑप्शंस हैं ये भी यूटिलिटी वाइज काफी बेहतरीन ऑप्शन बन जाते हैं, खास करके इनके एबिलिटी को देखते हुए और सामने की टीम की जो निश्चित तौर पर कमजोरियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए। तो 9 प्लेयर तो प्रॉपर ऑप्शन के तौर पर है, लेकिन क्या इन 9 के 9 प्लेयर को हम लेके जा सकते हैं, या जेकब डफी की अभी तक की एवरेज परफॉर्मेंस की बेसिस पर हम इनको ड्रॉप करके 3 प्लेयर कनाडा की तरफ से रख सकते हैं या नहीं, उसी को थोड़ा सा समझने के लिए अगर आप और आगे बढ़े और हेड टू हेड का डेटा देखेंगे तो वहां से कोई आंसर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इस कनेडियन टीम के खिलाफ कभी कोई न्यूजीलैंड का प्लेयर खेला नहीं। लेकिन उसी में अगर आप वेन्यू की बात करेंगे जहां पर आज का यह मैच हो रहा है चेन्नई में, तो इस मैदान पर 2 मैच 85 रन है फिन एलन के, 2 मैच 154 रन टीम साइफर्ट के, 9 मैच 238 रन है, 29 का एवरेज है सचिन रविंद्र का। ग्लेन फिलिप्स के 2 मैच 42 रन है, 1 विकेट है। और वैसे भी हम ये बात समझ चुके हैं कि जो टॉप ऑर्डर के इनके चारों खिलाड़ी हैं ये 100% बढ़िया पिक रहेंगे आज के इस मैच में, बिना किसी दिक्कत के या बिना किसी डाउट के इनको लेकर के जाना है आपको। और अगर आप चारों ऊपर लेके जा रहे हैं तो मार्क चैपमैन या डैरेल मिचेल की आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं, लेकिन जो बॉलिंग है जिसमें जिमी नीशम के इस मैदान पर 2 मैच में कोई विकेट नहीं है, सैंटनर के 4 मैच में 4 विकेट है, 51 रन है, लोकी फर्गुसन के 2 मैच में 3 विकेट है, 3 मैच में 4 विकेट, मैट हेनरी के 2 मैच में 2 विकेट, जेकब डफी के हैं। और अगर यही प्रॉपर प्लेइंग 11 खेलती है जो आपको दिखाई पड़ रही है, हालांकि बेंच पर भी बाकी जो 4 और ऑप्शन इसमें काइल जेमिसन और ईस्ट सोडी भी हैं, तो मेरा जो कहना रहेगा कि या तो जिमी नीशम को और या तो जेकब डफी को, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करिएगा अगर सेम प्लेइंग 11 होती है तो। और उसमें यह भी देखना पड़ेगा किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग है, तो पूरी तरह से सेफ खेलेंगे और वही सेम प्लेइंग 11 उतरी तो ये 9 के 9 प्लेयर आप लेकर के जाइए। थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो या तो जेकब डफी या तो जिमी नीशम। मेरा सजेशन होगा कि आप जिमी नीशम को ड्रॉप करिएगा, तीसरा प्लेयर कनाडा की तरफ से पिक कर लीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इसमें देखें कि काइल जेमिसन या ईस्ट सोडी में से कोई अगर खेल रहा है, जबकि काइल जेमिसन इस मैदान पर 3 मैच खेल करके 5 विकेट ले भी चुके हैं, और ईस्ट सोडी कितने यूटिलिटी बेहतरीन ऑप्शन होंगे ये आपने वीकनेसेस में समझ लिया था कनेडियन बैटर्स के। तो वहां पर 9 प्लेयर तब आपको प्रॉपर जो भी खेलेगा इन दोनों में से उसके साथ लेकर के न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को लेकर के जाना है। इस तरह से आपको टीम बनानी है। उम्मीद करूंगा आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी इनके भी बैटर्स के थोड़े बहुत वीकनेसेस हैं, जिसमें इनके जो लेफ्ट हैंडर्स है वो ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इनके खिलाफ काफी काम आती है, वो नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज भी फिन एलन के खिलाफ यूजफुल होते हैं, जो कि कलीम सना है सामने की टीम में। बाकी ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन और डैरेल मिचेल के सामने भी वही लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिन और लेग स्पिन, जो कि दुनिया भर की बैटर्स की परेशानियां बनी हुई है रिसेंट टाइम में। स्पिन बॉलिंग वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी हर एक न्यूजीलैंड के बैटर्स के सामने, तो वो तो कॉमन चीज है जिसको आपको मैंने दिखाया और समझाया। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि फेवरेट न्यूजीलैंड की ही टीम है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे आज की इस मैच की स्मॉल लीग की टीम बनेगी। तो क्या फाइनल टीम रहेगी, जो पिच मिल रही है वो कितने मैचेस उस पर हो चुके हैं या फ्रेश पिच होगी, वो भी सब कुछ अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर करूंगा टॉस के बाद। तो जाकर के आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को, जिसका लिंक आपको इसी
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और निश्चित तौर पर उसको ज्वाइन करिए ना करिए, वहाँ पर तो अपडेट्स आपको मिलेंगे, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिसमें कोई ऐड भी नहीं आने वाला। तो फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।